हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास का टाइमिंग रहता है मॉर्निंग में 7 से 7:30। 7 से 7:30 के बीच में किसी भी टाइम पर ये डेली अपलोड हो जाती है क्लास के मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। देखो, इस क्लास की स्टार्टिंग में आती है वोकैब, जो कि एडिटोरियल से होती है। द हिंदू एडिटोरियल से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसको आपको यहाँ पर 10 से 12 वर्ड्स डेली प्रोवाइड करता हूँ। ये वोकैब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, द हिंदू एडिटोरियल में इतनी अच्छी खासी वोकैब यूज़ करी जाती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यही वर्ड एज इट इज़ एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है और इसको मैं बहुत तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देन एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मजबूत हो जाएगा। कई बच्चों को क्या होता है कि भाई वो रीड नहीं कर पाते, एग्जाम में जाते हैं और जब वो अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर वो अनसीन पैसेज को रीड ही नहीं कर पाते, उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा है। तो यहाँ सर जब इसको करते हो ना आप एडिटोरियल एनालिसिस को, तो यहाँ पर वो रीडिंग हैबिट डेवलप होती है और आपको चीज़ें आसानी से समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। देन आपको लास्ट में मिलते हैं पैसेज के एमसीक्यूज, जो एग्जाम में अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस फॉर्म में आते हैं, वो मिलते हैं। तो जब आप इनको यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको खुद से आंसर फाइंड करने आ जाते हैं। और उसके अलावा मैं उसमें ग्रामर के एमसीक्यूज भी रखता हूँ, लाइक वॉइस नरेशन, जैसे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और कुछ उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन। तो अलग अलग फॉर्मेट्स पर क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के भी, तो यहाँ से वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो देख रहे हो, आपको इसी क्लास से आपकी रीडिंग की जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है अनसीन वाला, वो कंप्लीट हो जाता है और ग्रामर, ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। उसके अलावा 10 बजे हमारी स्पेशल डेली स्पेशल वोकैब की क्लास होती है, ठीक है। 10 बजे डेली क्लास होती है वो, उसमें यही वाले वर्ड्स सारे मिलते हैं। उसके अलावा एंटोनियम्स, सिनोनियम्स ये मिल जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस उसमें मिल जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स उसमें मिल जाती हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वो क्लास तो भाई बहुत गजब क्लास है। मतलब वहाँ पर वोकैब की अगर दिक्कत है ना, आपने उस क्लास को अगर कुछ महीने में लगा लिया तो समझ लो आप चैंपियन बन जाओगे वोकैब के। उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, वो सबको पता है भाई कैसी क्लास है वो। तो 10 बजे होती है वो डेली क्लास, और उसके बाद में उस क्लास की जो खास बात है वो ये है कि मैं लास्ट में उसके ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस कराता हूँ। तो उसके बाद तो वो सारी की सारी जितना कुछ आप डेली पढ़ते हो, और एक ही क्लास में देखो कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स मिल रही है, इडियम्स एंड फ्रेजेस मिल रहे हैं, एंटोनियम्स सिनोनिम्स मिल रहे हैं, और उनके साथ में प्रैक्टिस हो जा रही है। तो उस जैसी क्लास पूरी यूट्यूब में मुझे नहीं लगता कोई भी क्लास आपको मिल जाएगी वोकैब की। तो वहाँ से तो अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में गड़बड़ है या फिर ग्रामर में गड़बड़ है, आपको दिक्कत होती है इन चीज़ों से, तो फिर आपके लिए ये क्लास है। अगर आपको वोकैब की दिक्कत होती है, आपको वोकैब समझ में नहीं आती है, तो फिर आपके लिए 10 बजे स्पेशल वोकैब की क्लास है। अगर आपको दोनों चीज़ों में दिक्कत है तो आप डेली दोनों क्लासेस लगाओ, हार्डली आधा पौना घंटे की क्लास होती हैं, तो आप उनको दोनों को देख सकते हो डेली। तो आपका कितना 1-1.5 घंटा ले जाएगी, लेकिन आपकी इंग्लिश को एक अलग लेवल पर पहुंचा देगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी। अच्छा, इस क्लास का आप थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी से कवर हो जाएं, तो इसकी ना मैं पीडीएफ अवेलेबल करा देता हूँ टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। तो पीडीएफ डाउनलोड करो और खुद से एक बार पूरा एडिटोरियल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जो लास्ट में पैसेज के और ग्रामर के एमसीक्यूज हैं, इनको आप खुद से अटैम्प्ट करो। जब आप खुद से अटैम्प्ट करते हो तो आपको खुद से आंसर फाइंड करना आ जाता है। फिर जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आप इजीली आंसर ढूंढ सकते हो। ऑलराइट। उसके अलावा मैं बताता हूँ ये बेनिफिशियरीज कौन होंगे इस क्लास के। देखो, वैसे तो क्लास ये सभी के लिए है भाई, जहाँ पर भी इंग्लिश आ रही है सभी के लिए है, लेकिन कुछ स्पेशल एस्पायरेंट्स हैं, जैसे कि एसएससी जो तैयारी करते हैं बच्चे, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल, स्टेनो, एसएससी का कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आ रही है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोनों, एडिटोरियल वाली भी और वोकैब वाली भी। उसके अलावा जो बैंक एस्पायरेंट्स हैं, डिफेंस की तैयारी करने वाले बच्चे जैसे एनडीए और सीडीएस की तैयारी करते हैं, और यूपीएससी एस्पायरेंट, यूपीएससी के लिए तो वैसे भी एडिटोरियल बहुत मस्ट होता है, वो आंसर राइटिंग में बड़ा हेल्प करता है। तो ये सारे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, इन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये क्लास दोनों। ठीक है जी। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को अभी के अभी, और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है यार चैनल पर। आप खुद से जब प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, और इन नियर फ्यूचर भी आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं फिर इंपॉर्टेंट वर्ड से, और पहला वर्ड है इन्वेजन। नाउन होता है एक, इन्वेजन होता है एक नाउन। इसका मतलब होता है आक्रमण या फिर घुसपैठ। द एक्ट ऑफ एंटरिंग अ प्लेस बाय फोर्स, ऑफन बाय अ मिलिट्री फोर्स।
कोई एक जगह है, उसमें आप घुस जा रहे हो फोर्स के साथ में, और ज़्यादातर किसमें, मिलिट्री फोर्स के साथ में, आर्मी के साथ आप घुस जा रहे हो किसी जगह पर, तो उसी को बोलते हैं इन्वेजन। द कंट्रीज इन्वेजन बाय फॉरेन ट्रूप्स लेड टू वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड कियोस। देखो कंट्री के अंदर क्या हो गया, इन्वेजन हो गया बाय फॉरेन ट्रूप्स, बाहर के कुछ दूसरे देश के ट्रूप्स, मतलब सैनिक, इस कंट्री में इन्वेजन हो गया, एक बाहर के सैनिक दूसरी कंट्री में घुस गए, और उससे क्या हो गया, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, एक बड़े व्यापक पैमाने पर डिस्ट्रक्शन, तबाही हुई, और कियोस हो गया। ठीक है जी, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो इन्वेजन का मतलब क्या हो गया, फिर तो अटैक हो गया ना, इनकर्जन हो गया और एजोल्ट हो गया, तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। इनकर्जन को मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो अटैक हुआ है ना, दूसरी सेना आ गई है, एक देश में दूसरी सेना का आक्रमण हो गया, घुसपैठ हो गई, लेकिन दूसरी तरफ रिट्रीट हो गया है, विड्रोवल हो गया, मतलब वहाँ से हट गए हैं वो लोग, डिफेंस हुआ है, तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, रिट्रीट, विड्रोवल और डिफेंस। एडवर्सरी, एडवर्सरी होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है विरोधी या फिर शत्रु, राइवल। एक ऐसा पर्सन या फिर एक ग्रुप है या कि कोई एक फोर्स है दैट अपोजेस और अटैक्स, तो या तो वो अपोज करता है या फिर अटैक करता है, तो विरोधी शत्रु उसी को बोलते हैं एडवर्सरी। इन द फाइनल मैच, फाइनल मैच में द टीम फेस्ड दियर टफेस्ट एडवर्सरी येट। फाइनल मैच में क्या हुआ, देखो फाइनल मैच में तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होती है वही भिड़ती है ना, तो फाइनल मैच में टीम ने फेस करा, एक टीम ने फेस करा दियर टफेस्ट एडवर्सरी येट, अपना अभी तक का सबसे तकड़ा, टफेस्ट एडवर्सरी मतलब विरोधी, प्रतिद्वंदी। ओपोनेंट, भाई एडवर्सरी का विरोधी है ना, शत्रु है ना, तो उसका मतलब क्या है, अपोनेंट, अपोनेंट जो दूसरी तरफ से लड़ता है, एनिमी हो गया और राइवल हो गया, तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। करो इसको, मार्क करो राइवल को, बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो शत्रु है, एनिमी है, अपोनेंट है, लेकिन दूसरी तरफ एली है, मतलब दोस्त है, सपोर्टर है और फ्रेंड है, 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। एली को मार्क कर लो। अगला वर्ड है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट होता है एक नाउन, समकक्ष या फिर समान पद अधिकारी, तो उसको बोलते हैं काउंटर पार्ट। अ पर्सन और थिंग, एक कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज, दैट हैज द सेम फंक्शन और पोजीशन, जिसका सेम फंक्शन है और या सेम पोजीशन है, एज अनदर इन अ डिफरेंट प्लेस और सिचुएशन, और किसी दूसरी जगह पर। जैसे मान लो नरेंद्र मोदी जी हैं और फिर दूसरी तरफ ले लो आप डोनाल्ड ट्रंप को, तो फिर ये दोनों क्या है, काउंटर पार्ट है ना, दोनों सेम ही पोजीशन पर हैं ऑलमोस्ट। द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मैट हिज चाइनीज काउंटर पार्ट, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मिले हैं चाइना के काउंटर पार्ट से, तो मतलब क्या होगा उसका, कि वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिले होंगे, टू डिस्कस ट्रेड पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा भाई, काउंटर पार्ट का मतलब क्या है, एक जैसा है ना उसके जैसा, तो इक्विवेलेंट, पीयर और मैच, मैच है उसका आपस में सेम है वो, तो इक्विवेलेंट को मार्क करो एक तो, और एक करो पीयर को। पीयर बहुत प्यारा वर्ड है, पीयर का मतलब होता है जो साथी है, आपके ही जैसा है, होता है ना, जैसे हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो एक वर्ड आती है वहाँ पर पीयर प्रेशर, पीयर मैं लिख देता हूँ, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है, पीयर प्रेशर होता है, देखो साथ में हमारे जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ते हैं, है ना, तो वो जैसा कर रहे हैं वैसा ही फिर हमें करना है, ऑटोमेटिकली एक प्रेशर आता है। बच्चे करते हैं ना जिद, देखो पापा उसके पास, उसके पापा ने ये दिलवाया है, तो फिर वो पीयर प्रेशर हो जाता है कि आपको भी वही चीज़ें करनी है जो आपके दोस्त कर रहे हैं, तो वो पीयर हो गया। तो पीयर आपको याद हो जाएगा अभी इससे। चलिए अब देखते हैं इसका अपोजिट। तो काउंटर पार्ट क्या हो गया, काउंटर पार्ट तो सेम हो गया ना उसके जैसा, लेकिन एंटोनियम इसमें अपोजिट है, कोई उसके उल्टा है। इन्फीरियर मतलब उसके जैसा नहीं है, उससे कम है, इन्फीरियर है उससे, भद्दा है या उससे कम है। अच्छा, सबऑर्डिनेट भी नीचे वाले को ही बोलते हैं, तो 3 इसके एंटोनियम हो गए, अपोजिट, इन्फीरियर और सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को मार्क कर ही लो इसको। डिसाइसिव, डिसाइसिव होता है एक एडजेक्टिव, इसका हिंदी में मीनिंग होता है निर्णायक या फिर निश्चयात्मक। सेटलिंग एन इश्यू इन अ फाइनल एंड क्लियर वे, कोई एक ऐसी चीज़ है जो इश्यू को सेटल कर देगा एक फाइनल और क्लियर तरीके से, तो निर्णायक हो गया ना, उससे कोई एक निर्णय निकल गया। द आर्मीज डिसाइसिव विक्ट्री, आर्मी की जो डिसाइसिव विक्ट्री है, जो निर्णायक जीत है, एंडेड द कन्फ्लिक्ट, तो उससे क्या हो गया है, कन्फ्लिक्ट एंड मतलब दंगा जो है वो ख़त्म हो गया है। तो डिसाइसिव क्या हो गया, मतलब उससे देखो कुछ रिजल्ट निकला ना, उससे एक फाइनल और क्लियर वे है वो, तो इश्यू सेटल हो गया ना यहाँ पर,
तो डिसाइसिव क्या होगा, निर्णायक, जिसके बाद कुछ आउटपुट निकलता है। तो कंक्लूसिव है, डेफिनिट है और क्रूशियल है। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट। कंक्लूसिव को मार्क करो इसमें और एक करो क्रूशियल को मार्क। अच्छा, एक तरफ तो निर्णायक है ना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा और निश्चयात्मक है, लेकिन दूसरी तरफ अनसर्टेन है, पता नहीं है कि ये चीज़ होनी है या नहीं होनी है। तो डिसाइसिव तो भाई उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकलेगा, लेकिन अनसर्टेन पता नहीं क्या होगा उसके बाद। इनडिसाइसिव, इसका इसी का उल्टा हो गया डिसाइसिव का, इनडिसाइसिव। और वेग है मतलब अस्पष्ट है, तो इसको वेग को मार्क करो। रीअप्रोचमेंट, सॉरी रीअप्रोचमेंट नहीं है, ये रेप्रोचमेंट है। रेप्रोचमेंट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है मेल मिलाप या फिर पुनर्मिलन, दोबारा से मिल जाने को बोलते हैं रेप्रोचमेंट। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हारमोनियस रिलेशंस बिटवीन टू पार्टीज, एक एस्टेब्लिशमेंट है, हारमोनियस मतलब मिलनसार चीज़ों का, रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में हारमोनी है, सामंजस्य का तालमेल, उसी को बोलते हैं रेप्रोचमेंट। द रिसेंट टॉक्स बिटवीन द टू कंट्रीज, अभी जो रिसेंट टॉक्स हुई हैं दो देशों के बीच में, इंडिकेट अ पॉसिबल, वो क्या करती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं, अ पॉसिबल रेप्रोचमेंट, एक पॉसिबल मतलब संभावित, और रेप्रोचमेंट मतलब पुनर्मिलन। तो रिकॉन्सिलिएशन, वही देखो कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या है, रिकॉन्साइल का मतलब होता है कि सुलह दोबारा से हो जाना, और रिकॉन्सिलिएशन सुलह। तो रेप्रोचमेंट मतलब सुलह, रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन दोबारा से वो मिल रहे हैं और हारमनी में है, सामंजस्य में है चीज़ें, तो इसमें रिकॉन्सिलिएशन को मार्क कर लो, और हारमनी भी अच्छा वर्ड है, इसको भी मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो मेल मिलाप हो रहा है, मिल रहे हैं, पुनर्मिलन हो रहा है और सुलह हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कन्फ्लिक्ट है, फिर से दंगे हैं, फिर से मतभेद है, एस्ट्रेंजमेंट और हॉस्टिलिटी। भाई तीनों वर्ड बड़े शानदार हैं, कन्फ्लिक्ट इसको मार्क कर लो, एस्ट्रेंजमेंट को भी मार्क कर लो, और हॉस्टिलिटी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। ये तीनों का मतलब वही होता है, दुश्मनी या फिर मतभेद, वही होते हैं। चलिए, रेमिनिसेंट होता है एडजेक्टिव, स्मरण कराने वाला या फिर याद दिलाने वाले को बोलते हैं रेमिनिसेंट। अब देखो, जो लगातार क्लास लगा रहे हैं उनको पता है वर्ड्स रिपीट होने शुरू हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। जब आप कुछ हफ्ते अगर आप लगातार क्लास लगा लेते हो तो फिर वर्ड्स रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, और जहाँ वर्ड्स रिपीट होते हैं फिर तो आपको याद आने लगता है कि भाई हमने ये पढ़ा है, हमें पता है इसका। चलिए इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। रेमिनिसेंट मतलब याद कराने वाला, ब्रिंगिंग बैक मेमोरीज ऑफ समथिंग सिमिलर, किसी चीज़ की कोई बात या कोई चीज़ हमको याद दिला देती है, तो उसी को बोलते हैं रेमिनिसेंट। द पेंटिंग वॉज रेमिनिसेंट, पेंटिंग कैसी थी, रेमिनिसेंट थी, याद दिलाने वाली थी, ऑफ द आर्टिस्ट अर्ली वर्क, आर्टिस्ट का जो पिछले कार्य हैं या कृतियाँ हैं उनको याद दिलाने वाली थी पेंटिंग। तो रेमिनिसेंट मतलब याद दिलाने वाला। सजेस्टिव है, सजेस्ट करता है वो किसी चीज़ को। एवोकेटिव है और सिमिलर है, एवोकेटिव को इसमें मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो सिमिलर है, याद दिलाने वाला है, सजेस्टिव है, लेकिन दूसरी तरफ डिफरेंट है, मतलब अलग है बिल्कुल, उससे कुछ आपको याद नहीं आएगा। अनरिलेटेड है, उससे आप रिलेट ही नहीं करोगे। और डिसिमिलर है, दो वर्ड से बना है, डिस और सिमिलर, तो मतलब जो सिमिलर ना हो, एक जैसा ना हो, उसी को बोलते हैं डिसिमिलर। इसमें कुछ है तो नहीं इंपॉर्टेंट, डिफरेंट, अनरिलेटेड, डिसिमिलर, ये तो सिमिलर सिंगल ऐसी हैं, इनको छोड़ दो। आउटरीच, आउटरीच क्या होती है भाई, नाउन और वर्ब दोनों होती है ये, और इसका मतलब होता है हिंदी में पहुंच या फिर सहायता अभियान। द एक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग सर्विसेज, सर्विसेज को बढ़ाने का जो कार्य है वो, या फिर सपोर्ट बढ़ाने का लोगों को। रीचिंग आउट टू कम्युनिकेट, मतलब आउटरीच का मतलब सिंपल आप पहुंच से समझ लो, तो पहुंच को बोलते हैं आउटरीच। द ऑर्गेनाइजेशंस आउटरीच प्रोग्राम हेल्प थाउजेंड्स ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, जो ऑर्गेनाइजेशन का आउटरीच प्रोग्राम है, मतलब जो अभियान है ना, जो सहायता पहुंचाने का या वहां तक पहुंचने का जो अभियान है, हेल्प थाउजेंड्स ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस, उन्होंने हजारों अंडर प्रिविलेज मतलब जो शोषित पीड़ित बच्चे हैं उनको उनको क्या करा है, हेल्प करा है। तो आउटरीच का मतलब क्या हो गया, या तो सहायता अभियान हो गया या फिर पहुंच हो गया। एक्सटेंशन, वही बढ़ाने को बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सपेंशन सेम ही वर्ड हैं दोनों, एक्सटेंशन और एक्सपेंशन। और कम्युनिकेशन मतलब बातचीत वाली उसको बोलते हैं। तो आप अगर किसी को आउटरीच कर रहे हो तो मतलब उससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। अच्छा, एक तरफ तो भाई आप बातचीत कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो चीज़ों को, आउटरीच कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ निगलेक्ट, आप उसको इग्नोर कर दे रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो। आइसोलेशन का मतलब होता है आप उसको अकेला कर रहे हो। विड्रॉल, आप उसको निकाल ले रहे हो, तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है प्रेडिक्टेबल, एडजेक्टिव होता है। देखो यार सारे रिपीट होने लग गए ना अब तो, प्रेडिक्टेबल, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तो देखने तो पड़ेंगे। तो प्रेडिक्टेबल, देखो प्रेडिक्ट करते हैं,
प्रेडिक्ट का मतलब क्या है कि फ्यूचर के बारे में बताते हैं हम। तो प्रिडिक्टेबल क्या हो गया, कोई चीज़ है उसको हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हो, तो अनुमान योग्य है। पूर्व अनुमानेय, जो भी है हिंदी में ये, इसको देख लेना। इंग्लिश में बता देता हूँ, देखो, एबल टू बी फोरसीन, या तो आप पहले ही किसी चीज़ को देख सकते हो या पहले ही आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसी को बोलते हैं प्रेडिक्टेबल। हिज रेस्पॉन्स टू द सिचुएशन, उसका जो रेस्पॉन्स था सिचुएशन को लेकर, वॉज एंटायरली प्रिडिक्टेबल, वो एंटायरली प्रिडिक्टेबल था, मतलब उसको सबको पहले से ही पता था कि उसका क्या रेस्पॉन्स आएगा सिचुएशन में। एक्सपेक्टेड है, फोर्सीएबल है और यूजुअल है। एक्सपेक्टेड मतलब हमने एक्सपेक्ट कर रखा कि ये होगा। फोर्सीएबल है, देखो फोर FORE, जहाँ भी आपको FORE मिलेगा ना, तो इसका मतलब हो जाता है फ्यूचर के बारे में। फोरसीएबल, 3 वर्ड से बना ना, एक हो गया फोर, एक हो गया सी और एक हो गया एबल। तो फोरसीएबल का मतलब क्या है, जिसको पहले ही देखा जा सकता है या सोचा जा सकता है, वही होता है फोरसीएबल। और एक हो गया यूजुअल, तो 3 वर्ड से बना है। फोरसीएबल को मार्क कर लो इसमें। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अनएक्सपेक्टेड है, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, उम्मीद नहीं है आपको, लेकिन वो बस हो जाती हैं। सरप्राइजिंग है, आपको एकदम से चौंका देंगी, वो चीज़ें हो जाएंगी, आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रैंडम है, अचानक से हो गई हैं, तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। रैंडम को मार्क कर लो। अगला वर्ड है स्ट्राइव, वर्ब होता है ये, इसका मतलब होता है प्रयास करना या फिर संघर्ष करना। टू मेक ग्रेट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए ग्रेट एफर्ट्स करना, उसको बोलते हैं स्ट्राइव। शी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन हर स्टडीज़, उसने क्या कंटिन्यू क्या जारी रखती है, स्ट्राइव करना मतलब एफर्ट करना, स्ट्रगल करना, फॉर एक्सीलेंस इन हर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में एक्सीलेंस के लिए। एंडेवर, एंडेवर होना मतलब एंडेवर करना, अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, स्ट्रगल करना, तो तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, तीनों का वही मतलब है, प्रयास करना, संघर्ष करना। एंडेवर को मार्क कर लो, बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो आप संघर्ष कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर दे रहे हो सरेंडर, आपने समर्पण कर दिया, गिव अप कर दिया, हार मान ली और आप आइडल बैठ गए हो, तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, सरेंडर, गिव अप और आइडल। आइडल देख लो, एक अच्छा वर्ड है, कई सारे इसमें मिल जाएंगे आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलिए, अगला वर्ड है प्रॉक्सी, नाउन होता है ये, इसका मतलब होता है प्रतिनिधि या फिर प्रतिनिधित्व। क्या होता है भाई ये प्रतिनिधित्व, अभी बताते हैं। एक ऐसा पर्सन है जिसको ऑथराइज करा गया है, जिसको दी गई है अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति अपॉइंट करा गया कि मेरी जगह आप काम करो, उसी को बोलते हैं प्रॉक्सी। सिंस ही वॉज एबसेंट, तो जैसे कि वो एबसेंट था, हिज असिस्टेंट, उसका जो असिस्टेंट है उसने वोट करा है बाय प्रॉक्सी इन द मीटिंग, तो उसने उसके असिस्टेंट ने प्रॉक्सी के तरीके से क्या करा है, वोट करा है मीटिंग में। प्रॉक्सी ऐसी होता है जैसे आप केस लड़ रहे हो, कोई आपका एक मेन काउंसिल है, आपका मेन एडवोकेट है और वो छुट्टी पर है, वो नहीं आ पाया, तो वो क्या करता है, अपनी जगह पर किसको भेजता है, एक प्रॉक्सी काउंसिल को भेज देता है वो। तो प्रॉक्सी काउंसिल कौन हो गया, कि वो उसकी जगह पर काम कर रहा है, तो कोई व्यक्ति किसी की जगह पर काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं प्रॉक्सी। सपोज करो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कहीं पर मीटिंग है किसी देश में और मोदी जी को जाना था, लेकिन मोदी जी नहीं जा पाए, मोदी जी ने अपनी जगह पर भेज दिया जयशंकर को, एस जयशंकर को, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो एस जयशंकर क्या हुए फिर वहाँ पर, प्रॉक्सी हो गए ना वो, तो फिर उनकी जगह पर काम कर रहे हैं वो। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव जो उसको रिप्रेजेंट करता है। डेलीगेट और एजेंट, 3 इसमें सिनोनिम्स हो जाते हैं, डेलीगेट को मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो प्रॉक्सी है, डेलीगेट है, उसकी जगह पर काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्ट वो खुद है, पर्सनल है, प्रिंसिपल वही है, तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, डायरेक्ट, पर्सनल और प्रिंसिपल। चलिए, वर्ड्स तो हो गए हैं कंप्लीट, अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, और आज का टॉपिक है रसिया रीसेट ऑन द यूएस रशिया देयर फर्स्ट मेजर डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन। अभी यूएस और रशिया के बीच में उनका पहला डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन हुआ है, बातचीत हुई है, तो उसी पर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। बहुत मज़ेदार एडिटोरियल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए करते हैं इसको शुरुआत। एनी सॉल्यूशन टू द यूक्रेन वॉर विल हैव टू फाइंड एक्सेप्टेंस इन यूरोप। कोई भी सॉल्यूशन जो यूक्रेन वार का निकलेगा उसको विल हैव टू फाइंड एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, मिलेगी कहाँ पर, यूरोप में, यूरोप से संबंधित हैं चीज़ें। द टॉक्स बिटवीन यूएस एंड रशियन ऑफिशियल्स इन रियाद देयर फर्स्ट मेजर डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन सिंस रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन 2022 marks the beginning of a reset in ties between the two former Cold War adversaries.
जो टॉक्स हुई हैं, जो बातचीत हुई है अभी यूएस के और रशिया के बीच में, उनके ऑफिशियल्स के बीच में रियाद के अंदर, देयर फर्स्ट मेजर डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन, उनकी पहली वार्तालाप है ये डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन सिंस, कब से, जब से रशिया ने इन्वेजन करा है, उस पर आक्रमण करा है, किस पर, यूक्रेन पर, इन 2022 में, मार्क्स द बिगनिंग। अब देखो इसके बारे में बता रहा है, टॉक्स के बारे में, ये जो टॉक्स हुई हैं इसी के बारे में ये यहाँ पर बताएगा कि इस टॉक्स ने क्या करा है, मार्क्स करा है, मतलब उसको बताया है कि भाई द बिगिनिंग ऑफ अ रीसेट इन टाइज। अब क्या है कि शुरुआत हो गई है, रीसेट हो जाएंगे संबंध किसके, बिटवीन द टू फॉर्मर कोल्ड वॉर एडवर्सरीज, दो पुराने कोल्ड वॉर एडवर्सरीज, मतलब एक दूसरे के दुश्मन थे। भाई रशिया और यूएस क्या थे, आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, राइवल थे वो दोनों, एडवर्सरीज मतलब राइवल। तो इन दोनों के बीच में एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी। लेड बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जिसको लेड किसने करा है, मतलब एक मीटिंग में कौन शामिल थे, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लवरोव, ये दोनों शामिल थे। द टू साइड्स अग्रीड टू रिस्टोर स्टाफिंग एट देयर रेस्पेक्टिव एम्बेसीज। अब इन दोनों ने क्या अग्री करा है, इन्होंने अग्री करा है कि ये रिस्टोर करेंगे अपने स्टाफ को, कहाँ पर, अपनी अपनी एम्बेसीज में। एक्सप्लोर करेंगे क्लोजर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, जो भी इनके आपस में ट्रेड हैं उनको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। एंड सेट अप अ हाई लेवल टीम टू स्टार्ट टॉक्स टू एंड द यूक्रेन वॉर, और एक हाई लेवल टीम को सेटअप करेंगे जिससे कि बातचीत शुरू हो सके, किस चीज़ के लिए, यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने के लिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ सिग्नल्ड दैट, उन्होंने क्या सिग्नल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, दैट ही माइट मीट हिज रशियन काउंटर पार्ट, कि वो अपने रशियन काउंटर पार्ट से मिल सकते हैं। अब देखो अगेन काउंटर पार्ट आ गया ना, तो काउंटर पार्ट कौन होता है, उसी के जैसा। अब डोनाल्ड ट्रंप के जैसा कौन है फिर रशिया में, डोनाल्ड ट्रंप के जैसा कौन है, भाई डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, तो उनका काउंटर पार्ट कौन हुआ, रशिया का प्रेसिडेंट, ये पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, आगे नाम भी आ गया उसका। लेटर दिस मंथ, तो उन्होंने ये सिग्नल दिया है कि वो मिल सकते हैं व्लादिमीर पुतिन से इस महीने के लास्ट में, एंड सिक्योर द डील, और डील को सिक्योर कर सकते हैं, विच इज़ अ डिसाइसिव शिफ्ट इन अमेरिकाज पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया, जो कि एक बहुत ही निर्णायक शिफ्ट होगा अमेरिका की पॉलिसी में टुवर्ड्स रशिया। अंडर द फॉर्मर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी भी पीछे रिसेंटली बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल में द यूएस हैड इमर्ज्ड एज यूक्रेन्स बिगेस्ट मिलिट्री एंड फाइनेंशियल बैकर। तो उनके कार्यकाल में, बाइडन के कार्यकाल में क्या है, यूएस बन गया था, क्या बन गया था कि यूक्रेन का बिगेस्ट मिलिट्री एंड फाइनेंशियल बैकर, क्योंकि यूएस से ना बाइडन के टाइम पे यूक्रेन को सबसे ज़्यादा मिलिट्री और फाइनेंशियल वहाँ पर असिस्टेंस मिली थी, बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इन्होंने, मिलिट्री के रूप में भी और फाइनेंस के रूप में भी, पैसों के रूप में भी इन्हें बाइडन ने यूक्रेन की काफ़ी ज़्यादा बैक करा था, मदद करी थी। बैक होता है जो सपोर्टर होता है, बैकर। द यूएस ऑल्सो हैड लेड ग्लोबल एफर्ट्स टू वीकन रशियाज इकोनॉमी थ्रू बाइटिंग सैंक्शंस, और यूएस ने क्या करा था, यूएस ने काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल एफर्ट्स करे थे जिससे कि वो रशिया की इकोनॉमी को वीकन कर दे, कमज़ोर कर दे, थ्रू बाइटिंग सैंक्शंस, काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगाकर, टैक्स लगाकर, इन बाइडन्स एरा, बाइडन के कार्यकाल में। मिस्टर ट्रंप हैज़ थ्रोन अवे द बाइडन पॉलिसी, मिस्टर ट्रंप जब से आए हैं, इन्होंने जो बाइडन की पॉलिसी थी उसको फेंक दिया एक तरफ, और अडॉप्टेड अ न्यू अप्रोच, और उन्होंने एक नई अप्रोच लगाई है ऑफ रेप्रोचमेंट विद रशिया, समथिंग रेमिनिसेंट ऑफ हेनरी किसिंगर्स हिस्टोरिक आउटरीच टू माओ से तुंग्स चाइना एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड अमेरिकाज डिजास्टर्स वॉर इन वियतनाम। तो उन्होंने एक नई अप्रोच लगाई है, किस चीज़ की, रेप्रोचमेंट की, मतलब मिलने की, मतलब चीज़ों को सुलह करने की, विद रशिया, कि भाई रशिया के साथ चीज़ों को सुधारा जाए। डोनाल्ड ट्रंप का इस चीज़ पर फोकस है। समथिंग रेमिनिसेंट, जो चीज़ कि भाई क्या है कि वो याद दिलाने वाली है ऑफ हेनरी किसिंगर्स हिस्टोरिक आउटरीच टू माओ से तुंग्स चाइना। भाई हेनरी किसिंगर्स हुए हैं, उन्होंने भी क्या कोशिश करा था, प्रयास करा था कम्युनिकेशन करने का, कि भाई वो माओ से तुंग के चाइना से कोल्ड वार के समय में वो बातचीत करें, और अमेरिका के डिजास्टर्स वॉर इन वियतनाम में जो युद्ध चल रहा था उसके बारे में। वहाँ पर फिर जो हेनरी किसिंगर्स था ना, उसने अप्रोच करी थी तो माओ से तुंग को, चाइना को आपस में मिलाने के लिए, सुलह कराने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की भी वही अप्रोच है कि भाई वो पुतिन के साथ आएँ और रशिया से संबंध सुधारें। मिस्टर ट्रंप्स पुश फॉर स्टेबिलिटी विद रशिया इज रूटेड इन अ सेंस ऑफ रियलिज्म।
जो मिस्टर ट्रम्प का जो पुश है ना, ये जो ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए रशिया के साथ में, तो एक सेंस ऑफ रियलिज्म, एक रियलिटी के तरीके से चीज़ों को सामने लाना चाह रहे हैं ये। ही डज नॉट सी रशिया अ पेल शैडो ऑफ व्हाट द सोवियत यूनियन यूज्ड टू बी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो रशिया को देखते हैं, वो रशिया को कैसे देखते हैं? वो रशिया को देखते हैं एक पेल शैडो के रूप में, पेल शैडो मतलब कमज़ोर के रूप में, ऑफ व्हाट द सोवियत यूनियन यूज्ड टू बी। क्योंकि सोवियत यूनियन जब था वो तो बहुत मजबूत चीज़ थी, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था काफ़ी सारे देशों का। लेकिन वो अब रशिया को देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक पेल शैडो, एक कमज़ोर के रूप में, एज अमेरिकाज मेन चैलेंजर, कि भाई वो अमेरिका का मेन चैलेंजर को नहीं मानते वो आज उसको। इट इज़ अनरियलिस्टिक। पहले होता था ना, पहले सोवियत यूनियन अमेरिका का बहुत बड़ा चैलेंजर था, बहुत बड़ी पावर थी वो, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप उसको इस तरीके से रशिया को नहीं देखते हैं। इट इज़ अनरियलिस्टिक एज पीट हेक्सेथ यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पुट इट टू एक्सपेक्ट यूक्रेन टू टर्न अराउंड द वॉर। और ये क्या कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक दिख रहा है। और यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तो ये बात कही है कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन करेगा टर्न अराउंड द वॉर। मतलब टर्न अराउंड करेगा कि मतलब वो युद्ध में, वॉर के अंदर ना यूक्रेन क्या करेगा, टर्न अराउंड करेगा, चीज़ों को सुधारेगा। मतलब वो अब वॉर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, सुलह पर ज़्यादा ध्यान देगा, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिस्टर ट्रंप इज़ ऑल्सो अपोज टू फर्दर अमेरिकन एड फॉर यूक्रेन। और मिस्टर ट्रंप अपोज कर रहे हैं कि भाई अब अमेरिका और ज़्यादा एड और ज़्यादा हेल्प यूक्रेन को नहीं देगा। ही वॉन्ट्स टू फोकस अमेरिकाज रिसोर्सेज ऑन चाइना। ही किसके लिए आया? ये आया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो अपना फोकस चाइना के रिसोर्सेज, मतलब चाइना, अपने जो अमेरिका के रिसोर्सेज हैं उनको चाइना पे फोकस करें, वाइल बिल्डिंग अ बेटर प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप विद रशिया। और रशिया के साथ तो एक बहुत अच्छे प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप में वो जाएं। और रिवर्स किसिंगर्स अप्रोच, रिवर्स किसिंगर्स की जो अप्रोच है उसको लगाएं वो सुलह कराने पर, कि रशिया के साथ अपने संबंधों को सुधारें और अमेरिका के जितने रिसोर्सेज हैं उसको चाइना के खिलाफ यूज़ करें, क्योंकि आज ये चाइना को अपना बहुत बड़ा वो देखते हैं, अपना राइवल। वाइल दिस इज द ब्रॉड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स रशिया रीसेट, द विक्टिम इन द बैटल फील्ड इज यूक्रेन। देखो, ये स्ट्रेटेजिक तो ये काम तो हो रहा है ना। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, रशिया के साथ में रीसेट कर रहे हैं, चीज़ों को दोबारा से पुनर्स्थापित कर रहे हैं अपने रिश्तों को। लेकिन इसमें विक्टिम कौन बन गया? इसमें विक्टिम बन गया यूक्रेन। इस युद्ध क्षेत्र में कौन विक्टिम बना? यूक्रेन। क्योंकि यूक्रेन को तो पूरा सपोर्ट ही यूएस कर रहा था, सारी लड़ाई यूक्रेन उसके ऊपर कर रहा था, यूएस के बल पर कर रहा था रशिया से। क्योंकि यूक्रेन इतना पावरफुल नहीं है ना कि रशिया को टक्कर दे सके, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट था तो वो लड़ रहा था। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं, तो सपोर्ट ही खत्म हो गई। तो अब विक्टिम कौन बन गया? यूक्रेन बन गया, विच हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट 20% ऑफ इट्स टेरिटरीज, जो कि पहले ही अपनी 20% टेरिटरी को तो खो चुका है। 20% हिस्सा यूक्रेन का रशिया कब्जा चुका है ऑलरेडी। एंड थाउजेंड्स ऑफ इट्स मैन, और हजारों उसके लोग चले गए हैं, मर गए हैं। द यूएस, अमेरिका, विच ऑफर्ड यूक्रेन नाटो मेंबरशिप इन 2008, नाउ सेज सच एन आउटकम इज नॉट प्रैक्टिकल। अब जो यूएस है, देखो यार, ट्रंप ना इतने अनप्रेडिक्टेबल है ना, आकर कुछ भी कर देते हैं। अब अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, अब यूक्रेन को मतलब ऐसे बैकफुट पर ला दिया ना इन्होंने, सारी हेल्प बंद कर दी, सब कुछ कर दिया। अब कह रहे हैं यूएस विच ऑफर्ड यूक्रेन नाटो मेंबरशिप, यूएस ने 2008 में नाटो मेंबरशिप दी थी यूक्रेन को। नाउ सेज, अब वो क्या कह रहे हैं, सच एन आउटकम इज नॉट प्रैक्टिकल। वो कह रहे हैं कि ये जो हमने इसको नाटो मेंबरशिप दी है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब मतलब उस टाइम पे प्रैक्टिकल लग रही थी, और आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसको हम फालतू में सपोर्ट कर रहे हैं। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो रूल्ड आउट सिक्योरिटी गारंटीज टू यूक्रेन। और डोनाल्ड ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसने क्या कर दिया है, रूल्ड आउट कर दिया, खत्म कर दिया है, सिक्योरिटी गारंटी भी बंद कर दी, कि हम तुम्हें सिक्योरिटी की भी गारंटी नहीं दे सकते, खुद से करो भाई आप सारी चीज़ें। पासिंग दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूरोप, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो यूक्रेन की सिक्योरिटी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये दे दी यूरोप को, कि भाई यूरोप करेगा आपकी सहायता, आपका सुरक्षा करेगा यूरोप, विच स्टैंड्स डिवाइडेड, जो कि डिवाइडेड है, क्योंकि यूरोप तो पूरा बटा हुआ है ना अभी पे। सो यूक्रेन टुडे डज नॉट इवन हैव अ सीट एट द टेबल। तो आज यूक्रेन के पास कोई सीट नहीं है टेबल पर, जहां पर रशिया और अमेरिका की बातचीत चल रही है। तो जहां अमेरिका और रशिया ने आपस में बैठ के बात करी, वहां पर यूक्रेन को तो बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर दिया, वहां पर बैठाया तक नहीं। वैन ग्रेट पावर्स क्वेरल एंड रीसेट, जब दो बड़ी पावर लड़ती हैं और फिर वो सुलह कर लेती हैं, रीसेट कर लेती हैं, स्मॉलर कंट्रीज दैट गेट कॉट इन प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स ऑफन सफर।
तो जब दो बड़ी पावर आपस में लड़ाई करती हैं, झगड़ा करती हैं और फिर रीसेट हो जाता है, उनकी सुलह हो जाती है, तो जो स्मॉल कंट्रीज उनके साथ में जो प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व थी, लड़ रही थी, वो भाई साहब बहुत सफ़र करती हैं। क्योंकि पहले अमेरिका और रशिया का काफ़ी राइवलरी थी और अमेरिका ने सपोर्ट करा यूक्रेन को, यूक्रेन ने अमेरिका के बल पर रशिया से पंगा ले लिया, और अब यूएस और रशिया का हो गया सुलह, तो सफ़र कौन करेगा? छोटी जो प्रॉक्सी है, कौन? यूक्रेन। बट एक्सक्लूडिंग यूक्रेन एंड यूरोप फ्रॉम एनी सेटलमेंट दैट वुड डिटरमिन बोथ यूक्रेन्स फ्यूचर एंड यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वुड बी रॉन्ग मोरली एंड प्रैक्टिकली। चलो ठीक है, एक्सक्लूड कर रहे हो आप यूक्रेन को, तो यूक्रेन और यूरोप को जो एक्सक्लूड करा जा रहा है फ्रॉम एनी सेटलमेंट, किसी भी सेटलमेंट से, तो ये क्या डिटरमिन करेगा? यूक्रेन के फ्यूचर को डिटरमिन करेगा और यूरोप की सिक्योरिटी को आर्किटेक्चर वुड बी रॉन्ग। तो यूरोप का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो खराब रहेगा, मोरली भी और प्रैक्टिकली भी, क्योंकि यूरोप तो खुद ही बटा हुआ है ना बहुत ज़्यादा। इफ़ मिस्टर ट्रंप वॉन्ट्स टू बिल्ड हिज रीसेट ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं बिल्ड करना एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ही शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स अ सेटलमेंट दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टीज। तो उनको किस चीज़ का स्ट्राइव करना चाहिए, किस चीज़ का एफर्ट करने चाहिए कि वो एक ऐसा सेटलमेंट करा जाए जो कि सभी पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल हो, सभी के लिए, सभी के हित में हो। द यूएस के हित में हो, रशिया के भी हित में हो, यूरोप के भी हित में हो, और भैया यूक्रेन के भी हित में हो, बेचारे के, ये बिना बात के सफ़र कर रहा है। तो एक ऐसा उनको एफर्ट करने चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। अब देखो करेंगे या नहीं करेंगे वो तो डोनाल्ड ट्रंप को ही पता है भाई। चलिए अब हम एमसीक्यू लगा लेते हैं भाई, है ना। एडिटोरियल तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब लगाते हैं एमसीक्यू, जिससे कि आपको अनसीन पैसेज वाले पार्ट में भी दिक्कत नहीं रहेगी। प्राइमरी रीज़न पूछा है यूएस रशिया टॉक के रियाद में जो टॉक हुई है उसका प्राइमरी रीज़न पूछ रहे हैं कि भाई प्राइमरी रीज़न क्या है। चलिए भाई बताइए। टू डिस्कस अ मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। देखो मिलिट्री अलायंस की बात तो कुछ नहीं हुई है कि भाई चाइना के वो मिलिट्री अलायंस के बारे में बात करेंगे, काटो इसको। दूसरा, टू रीसेट डिप्लोमेटिक टाइज एंड निगोशिएट ऑन यूक्रेन। हाँ यही ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो रीसेट करना चाहते हैं अपनी डिप्लोमेटिक टाइज को और निगोशिएट करना चाहते हैं यूक्रेन के ऊपर, तो यही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, हाउ हैज़ ट्रम्प्स अप्रोच टू रशिया डिफर्ड फ्रॉम बाइडन। बाइडन से डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच है रशिया को लेकर वो कैसे अलग है। ट्रंप हैज़ कंटिन्यूड बाइडन्स हार्डलाइन स्टांस। ना, बाइडन की जो पॉलिसी थी उनको तो कॉर्नर कर दिया, साइड कर दिया कि नहीं अब हम नए तरीके से करेंगे, तो पहला तो गलत हो गया। ट्रंप हैज़ प्रायोरिटाइज कोऑपरेशन विद रशिया ओवर यूक्रेन। हाँ यही हुआ है। कैसे अप्रोच अलग है? बाइडन करते थे सपोर्ट यूक्रेन को और रशिया के खिलाफ उसको लड़वा रहे थे, लेकिन ट्रंप जब से आए हैं ट्रंप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि भाई रशिया के साथ कोऑपरेशन कर लें यूक्रेन के ऊपर, तो अलग हो गई चीज़ें। यूएस सपोर्ट नहीं कर रहा आज की तारीख में यूक्रेन को, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसने मिलिट्री तो नहीं बढ़ाई है, इम्पोज करा है हार्डर सैंक्शन, ये भी नहीं करा, वो तो बातचीत कर रहे हैं भाई, रशिया से तो रिश्ते सुधार रहा है यार ट्रंप। वाई डज ट्रंप सी चाइना एज अ बिगर थ्रेट देन रशिया। जो चाइना है उसको रशिया से भी बड़ा थ्रेट मतलब खतरा क्यों मानते हैं ट्रंप। रशिया इज नो लॉन्गर एज पावरफुल एज सोवियत यूनियन। हाँ ये ऑप्शन है, हो सकता है। चाइना हैज़ स्ट्रोंगर डिप्लोमेटिक टाइज विद द यूएस के साथ और ज़्यादा डिप्लोमेटिक टाइज है। नहीं, ये तो नहीं है। रशिया हैज़ स्टॉप सपोर्टिंग यूक्रेन मिलिटरीली, तो इससे फिर चाइना और उसके बारे में तो कोई पता नहीं चल रहा। यूएस एंड चाइना आर मिलिट्री एलाइज, ये भी नहीं है। ये ऑप्शन सही है कि रशिया ना इतना पावरफुल नहीं रहा है जितना सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो आज इतना पावरफुल तो नहीं है रशिया, लेकिन चाइना दिन पर दिन पावरफुल होता जा रहा है, तो फिर वो चाइना को इसीलिए बड़ा थ्रेट मानते हैं रशिया से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। चलिए, द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रूल्ड आउट सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन। तो भाई सिंपल है, कितनी बार बताया मैंने, सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन, इसको ले लो, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना इसको बनाओ सब्जेक्ट, तो सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, तीसरे में भी ठीक है और चौथे में भी ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं हम, दूसरा काम होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को देखना। हैज़ रूल्ड तो मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो किस चीज़ से बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है हैज़ या फिर हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए देखिए, है देखो यह हैड आ गया काट दो, वर आ गया काट दो, विल आ गया काट दो, एक ही बचा, हैव भी आ गया, बीन भी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म रूल्ड भी आ गई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन हैव बीन रूल्ड आउट बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन।
तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो आप, धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा कि एक्टिव पैसिव कैसे करते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। एक पेल शैडो किसको बोल रहे हैं ये पता लगाना है। टू बी वीकर और लेस इंपॉर्टेंट देन बिफोर, हाँ यही हो जाएगा ना। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इन्फ्लुएंस नहीं है और अनसर्टेन भी नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट है कि पहले से कमज़ोर हो गया है। जो रशिया है वो क्या बन गया है, एक पेल शैडो बन गया है इन कंपेरिजन टू सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन वॉज वेरी स्ट्रोंगर एट दैट टाइम, बट नाउ इन टूडेज सेंस रशिया इज नॉट एज स्ट्रोंगर एज दैट। तो ये पेल शैडो हो गया, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया पहले के मुकाबले। ओके, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। सेंटेंस में एरर बताना है। नाइदर द यूएस नॉर रशिया, और यहाँ पर हैव आया है, हैव गिवन द यूक्रेन अ सीट एट द टेबल। देखो नाइदर और नॉर वाले में ना तो यूएस और ना रशिया, बात तो एक की कर रहे हैं ना, तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैज़ आ जाएगा। यहाँ पर भी हैज़, नाइदर इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। ये सीट अ सीट इन द टेबल, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एरर तो है, देखो हैज़ बनेगा, तो हैव गिवन की जगह पर हैज़ गिवन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द रेप्रोचमेंट। रेप्रोचमेंट का भाई इसमें आपको बताना है कि रेप्रोचमेंट है क्या। ट्रंप हैज़ एडॉप्टेड, ट्रंप ने क्या करा है, एडॉप्ट करा है एक नया अप्रोच ऑफ रेप्रोचमेंट विद रशिया। तो भाई आपको रेप्रोचमेंट बताना है, रेप्रोचमेंट होता क्या है। तो रेप्रोचमेंट होता क्या है, मेल मिलाप है ना, दोबारा से मेल मिलाप सुलह को बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है अपने आप में एक नाउन। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आपका रीडिंग पार्ट की भी प्रैक्टिस हो गई है साथ में, और ग्रामर की भी हो गई है। ऑलराइट, तो ये क्लास का एंड है। अब हम आपसे मिलेंगे 10 बजे स्पेशल वोकैब क्लास में, और वहाँ पर चीज़ों को बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।